2 मई 2022 के दिन हमारे भारत के बिहार राज्य के पटना शहर के सुबह सुबह एक लड़का अपने घर में और जैसे ही वो अपने कमरे से निकलकर अपने लिविंग रूम में गया, उसे वहां अपने पिता की लाश पड़ी हुई दिखाई दी, जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा हैरान हो गया। वो चिल्लाने लगा, रोने लगा और रोते रोते बाहर आया। उसने आस पड़ोसियों को इकट्ठा किया, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस ने उस लाश को वहां से उठाकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। ये लाश किसकी थी, यहाँ क्या कुछ हुआ था? जी हाँ, आज मैं आपको एक बहुत ही दिल दहला देने वाली कहानी बताने वाला हूँ और यकीन मानिए इसे जानने के बाद आप बहुत ज्यादा सतर्क भी हो जाएंगे। सब कुछ बताऊंगा आपको इसके बारे में, लेकिन उससे पहले मेरा नाम है विकी और आप देख रहे हैं मिस्टीरियस दुनिया पॉडकास्ट का एक और बहुत ही कमाल का एपिसोड। आप प्लीज इस वीडियो को एक लाइक कर दें और कमेंट्स में पिक में लिख दें ताकि कल की वीडियो में मैं आपको शाउट आउट दे दूं। जरा इस आदमी से मिलिए जिसका नाम जाफरुद्दीन है। इसने अपनी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की पढ़ाई पूरी करी और नौकरी करने के लिए सऊदी अरब चला गया। वहां इसका अच्छा खासा काम चल रहा था, लेकिन इसे अपनी वो नौकरी छोड़कर वापस भारत आना पड़ा और भारत के उत्तर प्रदेश के नोएडा शहर में ये वहां अब एक पावर प्लांट में नौकरी करने लगा। इसकी शादी हो चुकी थी और इसकी पत्नी का नाम शहनाज था, लेकिन दिक्कत यहाँ सिर्फ ये थी कि शहनाज ने इसे शादी तो कर ली थी, लेकिन वो इसे अपना प्यार नहीं दे पाई क्योंकि वो अपना प्यार अपने बॉयफ्रेंड कमाल उर्फ नन्हे को दे रही थी। शहनाज पटना की रहने वाली थी और वहीं से उसकी सारी पढ़ाई लिखाई हुई थी और जब जाफरुद्दीन की शादी शहनाज से हुई तो पटना जाफरुद्दीन का ससुराल बन गया। तो अपने ससुराल में यानी कि अपने पत्नी के मायके के घर के पास में ही यहाँ जाफरुद्दीन ने एक और घर बनवा लिया और वो कई बार उसके अंदर रहने के लिए आ भी जाता था नोएडा से। और ऐसी ही एक ईद आने वाली थी 3 मई 2022 के दिन। तो यहाँ जाफरुद्दीन ने प्लान किया कि क्यों ना वो अब की बार अपनी ये ईद अपने सारे परिवार वालों के साथ पटना में ही मनाए। तो यहाँ नोएडा में रहने वाला सारा परिवार, उसकी पत्नी शहनाज, उसके दोनों बेटे जिसमें से एक की उम्र 10 साल की थी और एक की 4 साल की थी, ये चारों यहाँ नोएडा से दिल्ली आए और इन्होंने दिल्ली से पटना के लिए फ्लाइट पकड़ी और अपने उसी घर में चले गए जो यहाँ जाफरुद्दीन ने बनवा रखा था। खैर, अब ये पूरा परिवार 1 मई की दोपहर होते होते पटना पहुंच चुका था और जब इन्होंने अपना वो घर खोला तो एक घर अंदर से बहुत ज्यादा गंदा था क्योंकि ये काफी टाइम से बंद पड़ा हुआ था। और अब सभी ने मिलकर इसकी साफ सफाई करी। शाम हो चुकी थी और अब शाम होते होते जाफरुद्दीन ने सोचा कि क्यों ना वो मार्केट से जाकर थोड़ा सा सामान वगैरह ले आए और रोजा इफ्तार उस टाइम पर हो चुका था। रोजा इफ्तार के बाद उसने अपने बड़े बेटे को अपने साथ लिया और वो सामान लेने के लिए बाजार निकल गया, जबकि घर में पीछे उसकी पत्नी शहनाज और उसका छोटा बेटा मौजूद था। खैर, वो अब सामान लेकर वापस अपने घर आ चुका था। रात को सभी ने मिलकर खाना वाना खाया और सभी अब अपने अपने कमरे में सोने के लिए चले गए। लेकिन जब 2 मई की सुबह सभी उठे तो यहाँ जाफरुद्दीन के सबसे बड़े बेटे ने ही सबसे पहले अपने पिता की लाश लिविंग रूम में पड़ी हुई देखी, जिसके बाद आसपास के इलाके में हल्ला मच गया। सभी इस घर के अंदर देखने आने लगे कि आखिर इस घर के अंदर हुआ क्या था और जाफरुद्दीन को आखिर किसने मारा। खैर, अब तुरंत पुलिस को मौके पर बुलाया गया। पुलिस अंदर घुसी, पुलिस ने अंदर से सारे सबूत उठाए और यहाँ जाफरुद्दीन की लाश भी उठाई। उसे पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया और यहीं सबूत उठाते उठाते उनको यहाँ जाफरुद्दीन की लाश के पास ही एक प्रेशर कुकर पड़ा हुआ दिखाई दिया जो कि ढक्कन से बंद था। और जब पुलिस ने इस कुकर को ध्यान से देखा तो उनको पता चला कि यही मर्डर वेपन है क्योंकि ये पूरी तरह से जाफरुद्दीन के खून से सना हुआ था। उसके ऊपर जाफरुद्दीन के सर के बहुत सारे बाल लगे हुए थे और इसी कुकर से जाफरुद्दीन के सर पर हमला किया गया था और उसका सर पूरी तरह से कुचल दिया गया था। जी हाँ, इतनी बेरहमी से यहाँ जाफरुद्दीन को मारा गया था कि उसकी पत्नी और उसके बच्चे तक जाफरुद्दीन की पहचान नहीं कर पा रहे थे। सिर्फ कपड़ों के बिहाफ पर ही यहाँ जाफरुद्दीन को पहचाना गया। खैर, अब यहाँ पुलिस का सिलसिला स्टार्ट हुआ पूछताछ का और पूछताछ में सबसे पहले पुलिस ने आस पड़ोसियों से पूछा कि क्या किसी ने रात को यहाँ से आते जाते हुए देखा या फिर किसी ने कोई आवाज सुनी, तो सभी ने मना कर दिया। जिसके बाद अब घर के अंदर से ही लोगों को उठाना स्टार्ट किया गया और उनसे पूछताछ स्टार्ट की गई। सबसे पहले यहाँ किसी और से नहीं बल्कि जाफरुद्दीन की पत्नी शहनाज को बैठाकर उससे पूछताछ की गई और उसने बताया कि रात को सभी खाना खाने के बाद अपने अपने कमरे में सो गए थे और यहाँ जाफरुद्दीन मेरे साथ ही सो रहा था और रात को तकरीबन 3 बजे मेरी आंख खुली क्योंकि बाहर लिविंग रूम में खटपट की आवाज आ रही थी। ये आवाज सुनकर तुरंत मैं अपने रूम से बाहर निकली, लिविंग रूम में गई और वहां मैंने देखा कि 2 लोग जिन्होंने नकाब पहना हुआ था वो जाफरुद्दीन के साथ लड़ रहे हैं। असल में ये दोनों लोग चोरी करने के लिए यहाँ आए थे, ऐसा शहनाज ने कहा। लेकिन इससे पहले कि वो चोरी कर पाते जाफरुद्दीन की यहाँ आंख खुल गई और वो उन चोरों के साथ ही भिड़ पड़ा। खैर, अब यहाँ जब शहनाज मौके पर पहुंची और उसने देखा कि जाफरुद्दीन यहाँ चोरों के साथ लड़ रहा है तो वो भी जाफरुद्दीन की मदद करने के लिए बीच लड़ाई में कूद पड़ी। लेकिन यहाँ उन चोरों ने शहनाज को भी नहीं बख्शा। उसके भी सर पर 2 बार चोट मारी गई और उसके गले में जो सोने की चैन
लटकी हुई थी वो तोड़कर वो चोर वहां से भाग चुके थे। ये चैन तोड़ने के बाद उन चोरों ने शहनाज को एक नशीली दवाई सुंघाई जिससे वो बेहोश होकर वहीं गिर गई। जिसके बाद उसे होश तभी आया जब उसका बड़ा बेटा सुबह सुबह अपने कमरे से बाहर निकल कर आया और उसने शोर मचाना स्टार्ट किया। जब उन दोनों बेटों से यहाँ बात की गई तो उन्होंने ये कहा कि उनको रात को ऐसी कोई आवाज सुनाई नहीं दी, अगर ऐसी आवाज सुनाई देती तो उनकी आंख जरूर खुलती। अब पुलिस को यहाँ शक होने लगा। क्योंकि जाफरुद्दीन के घर के अंदर आने का रास्ता सिर्फ एक ही था, एक ही दरवाजा था जहां से लोग अंदर आ सकते थे या फिर बाहर जा सकते थे। लेकिन उस दरवाजे पर कोई भी फोर्स एंट्री के निशान नहीं थे। ऐसा लग ही नहीं रहा था कहीं से इस दरवाजे के ताले को तोड़ा गया हो या फिर कुंडी को तोड़ा गया हो, क्योंकि वो बिल्कुल नॉर्मली बंद था। और जब शहनाज से इसके बारे में पूछा गया तो उसने कहा कि हो सकता है हम रात को मेन गेट अपना बंद करना भूल गए थे। अब घर का सारा सामान घर में मौजूद था, कोई और आइटम चोरी नहीं किया गया था। सिर्फ एक चैन के लिए क्या दो चोर यहाँ घुसे थे? मेरे ख्याल से तो नहीं। और क्या सिर्फ एक चैन के लिए ही वो एक मर्डर भी कर देंगे? ये भी संभव नहीं हो सकता था। अब आप खुद सोचकर देखिए। चलिए, जाफरुद्दीन यहाँ जाग गया चोरी करते टाइम और वो उन चोरों के साथ लड़ पड़ा, लेकिन उन दोनों चोरों ने यहाँ प्रेशर कुकर से जाफरुद्दीन के ऊपर हमला किया और उसकी पत्नी को भी यहाँ नशीली दवाई देकर उसको भी जमीन पर लेटा दिया। अब दोनों जो घर के रक्षक थे, जो इस घर को बचा सकते थे चोरी होने से, अब वो तो दोनों यहाँ जमीन पर लेट चुके थे। तो यहाँ चोरों ने और सामान को चोरी क्यों नहीं किया? उनके पास तो खुला टाइम था। ये बात सोचने वाली थी और ये बात पुलिस के भी जहन में आई कि घर का और सामान चोरी क्यों नहीं हुआ, सिर्फ एक चैन को छोड़कर जो कि शहनाज ने गले में पहनी हुई थी। अब सीधे तौर पर पुलिस का शक यहाँ शहनाज यानी कि जाफरुद्दीन की पत्नी के ऊपर ही हो चुका था। लेकिन अभी भी पुलिस के पास कोई सबूत नहीं थे जिसके बिहाफ पर वो शहनाज को छपकर उससे पूछताछ कर सके। यहाँ सबसे पहले पुलिस ने शहनाज का फोन मांगा, जिसके बाद शहनाज ने तुरंत अपना आईफोन निकालकर पुलिस के हाथों सौंप दिया। और ये आईफोन किसी और ने नहीं बल्कि जाफरुद्दीन ने ही तकरीबन 3 महीने पहले शहनाज को गिफ्ट दिया था। जब पुलिस की साइबर सेल ने इस फोन को खंगाला तो यहाँ उनको इसमें कुछ अजीब नहीं मिला। सब जाने पहचाने नंबर थे और ऐसा कोई नंबर नहीं था जिसके ऊपर पुलिस शक कर सके। अब यहाँ पुलिस के हाथ फिर से खाली थे। अब पुलिस ने फिर से यहाँ आस पड़ोस में रहने वाले लोगों से पूछताछ करी और अंदर की बात निकालने की कोशिश करी। और अंदर की बात निकल कर ये सामने आई कि जाफरुद्दीन और शहनाज में अक्सर लड़ाइयां हुआ करती थी। ना सिर्फ नोएडा में बल्कि जब भी वो पटना रहने आते थे तब भी यहाँ उनकी लड़ाइयां चलती रहा करती थी। और यहाँ इन झगड़ों की वजह थी शहनाज का अफेयर। जी हाँ, शहनाज का अफेयर चल रहा था एक कमाल उर्फ नन्हे नाम के लड़के के साथ। और तकरीबन 4 सालों पहले यानी कि 2018 में ये बात जाफरुद्दीन को पता चली कि उसकी पत्नी का अफेयर चल रहा है ऐसे ऐसे। और उस टाइम पर जाफरुद्दीन सऊदी अरब में नौकरी किया करता था। बेचारा अपनी नौकरी छोड़कर वहां से इंडिया वापस आया और अपनी पत्नी के ऊपर ही ध्यान रखने लगा। उसने नोएडा के एक पावर प्लांट में नौकरी करना स्टार्ट कर दिया और यहीं अपने पत्नी को लेकर साथ में रहने लगा। उसके दोनों बच्चे भी यहीं रह रहे थे। और उन 4 सालों में यहाँ शहनाज का पटना जाना बिल्कुल बंद हो चुका था। अंतिम बार वो पटना 2020 में ही एक बार गए थे, लेकिन सिर्फ अगले ही दिन वापस आ गए थे। इसके अलावा इस पूरे परिवार का पटना से कनेक्शन टूट चुका था और अब यहाँ टाइम था इस परिवार से गहनता से पूछताछ करने का। अब पुलिस को पता था कि शहनाज यहाँ टूटने वाली नहीं है। अगर उसने कुछ किया भी होगा तो भी यहाँ वो नहीं बताएगी। इसकी बजाय उसके दोनों बेटों से पूछताछ की गई और यहाँ फिर छोटे बेटे ने सच बोला। उसने कहा कि यहाँ मम्मी शहनाज एक नहीं बल्कि 2 मोबाइल फोन्स का इस्तेमाल करती है। एक तो उसने पुलिस को दे दिया था, दूसरे के बारे में उसने पुलिस को बताया तक नहीं। और जब पुलिस को पता चला कि शहनाज के पास 2 मोबाइल फोन हैं, वो तुरंत शहनाज के पास गए और यहाँ दबाव डालकर उन्होंने वो दूसरा मोबाइल फोन भी निकलवा लिया। उसके अंदर जो सिम कार्ड था वो किसी और के नाम पर नहीं बल्कि शहनाज के बॉयफ्रेंड कमाल उर्फ नन्हे के नाम पर था। और उस फोन से सिर्फ और सिर्फ कमाल उर्फ नन्हे से ही बात की जाती थी। अब यहाँ सारा केस साफ हो चुका था। ये मामला एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या फिर हम प्रेम प्रसंग का भी कह सकते हैं। 27 जून 2022 के दिन यहाँ शहनाज और कमाल उर्फ नन्हे दोनों को ही गिरफ्तार कर लिया गया और इन दोनों को आमने सामने बैठाकर इनसे पूछताछ की गई। और अब यहाँ इन्होंने एक बहुत ही ग्रूसम, बहुत ही दिल दहला देने वाली कहानी पुलिस को बताई। यहाँ शहनाज ने बताया कि जब वो 6ठी क्लास में थी और उसकी उम्र जब 15 साल की थी तभी उसकी क्लास में ही कमाल उर्फ नन्हे भी पढ़ा करता था। दोनों एक दूसरे के साथ काफी टाइम बातें किया करते थे और ये बातें जल्दी ही दोस्ती में बदल गई और वो दोस्ती बहुत ज्यादा गहरी होती गई और वो गहरी दोस्ती अब प्यार में बदल चुकी थी। दोनों एक दूसरे के साथ दिन में घंटों घंटों बातें किया करते थे। लेकिन जल्दी ही ये बात शहनाज के घर वालों को पता लग गई और यहाँ शहनाज के ऊपर बहुत सारी पाबंदियां लगा दी गई। उसका स्कूल छुड़वा दिया गया और उसे घर बैठा दिया गया। शहनाज का स्कूल छूटते ही यहाँ कमाल उर्फ नन्हे ने भी स्कूल छोड़ दिया और वो अब खाली था। यहाँ शहनाज की पढ़ाई होम स्कूलिंग द्वारा की गई। उसको घर में ही बैठाकर पढ़ाया जाता था, जबकि कमाल पढ़ाई छोड़ चुका था। अब क्योंकि वो पढ़ाई छोड़ चुका था तो उसे कोई काम धंधा करना था, क्योंकि किसी नल्ले लड़के को कोई लड़की नहीं देता। और यही चीज सोचकर उसने बिजली की कारीगरी सीखी और वो एक इलेक्ट्रीशियन बन गया। अब वो खुद का पैसा कमा रहा था
खर्चा थोड़ा बहुत आ रहा था, लेकिन जो भी था वो उसमें खुश था। लेकिन यहाँ शहनाज के घर वाले नहीं माने। शहनाज ने बहुत बार कहा कि मुझे कमाल से ही शादी करनी है, लेकिन वो एक अच्छा रिश्ता तलाश कर रहे थे। वो बहुत ज्यादा जल्दी में थे और इसी जल्दबाजी में यहाँ उनको जाफरुद्दीन का रिश्ता मिला और वो इस रिश्ते को यहाँ हाथ से निकलने नहीं देना चाहते थे, क्योंकि उनको पता था अगर यहाँ लेट किया तो ये शहनाज और कमाल दोनों मिलकर कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ जल्दबाजी में ही जाफरुद्दीन के साथ शहनाज की शादी कर दी गई, लेकिन ये शादी सिर्फ एक नाम की शादी थी। क्यों? क्योंकि शहनाज अपना पति सिर्फ कमाल को ही मानती थी और वो उसे ही सिर्फ अपना प्यार देना चाहती थी। पर यहाँ घर वालों के दबाव में आकर ये शादी भी हो गई। अब ये शादी होते ही जाफरुद्दीन अपनी पत्नी को यहीं उसके मायके में ही छोड़कर वापस सऊदी अरब चला गया और वो साल में सिर्फ 1 महीने की छुट्टी लेकर ही यहाँ पटना वापस आया करता था। अब यहाँ शहनाज को और क्या ही चाहिए था। वो मायके में रह रही थी और उसका जो प्रेमी कमाल था वो भी उसके घर के पास ही रहता था। अब यहाँ क्योंकि शहनाज की शादी हो चुकी थी तो उसे थोड़ी बहुत छूट मिल चुकी थी घर से बाहर निकलने की, और वो इस छूट का इस्तेमाल कमाल से मिलने के लिए करती। जिसे 1 महीने में यहाँ जाफरुद्दीन पटना आता था तब तो वो अपने पति के साथ यहाँ रहा करती थी, लेकिन बाकी के 11 महीने वो सिर्फ और सिर्फ कमाल के साथ ही शारीरिक संबंध बना रही थी। खैर आगे समय बढ़ा और यहाँ शहनाज 2 बच्चों की माँ भी बन गई। दोनों लड़के हुए और जब यह परिवार बढ़ा तो यहाँ जाफरुद्दीन ने पटना में ही शहनाज के मायके के पास ही एक घर ले लिया। और जब यह घर शहनाज को मिला और उसके दोनों बेटे यहाँ रहने लगे तो और क्या ही चाहिए था शहनाज को। वो जाफरुद्दीन के जाने के बाद कमाल को अपने इस घर में बुलाने लगी और हद तो तब हो गई जब कमाल कई दिनों तक इसी घर के अंदर पड़ा रहता। लेकिन ये इश्क कब तक छुप सकता था। जी हाँ, शहनाज के बड़े लड़के ने एक दिन कमाल को अपने घर में देखा और ये बात सीधा जाकर अपने ही पिता को बताई कि ऐसे ऐसे मम्मी यहाँ पर एक लड़के को बुलाती है और उसी के साथ रहती है। और इसी टाइम के बाद से ही जाफरुद्दीन और शहनाज के बीच काफी लड़ाइयाँ रहने लगी। जाफरुद्दीन ने सोचा कि वो यहाँ सऊदी अरब में रहकर अपना परिवार नहीं बचा सकता, इसलिए उसे वापस इंडिया जाना पड़ेगा। उसने अपनी सऊदी अरब वाली नौकरी छोड़ी और सीधा वापस पटना आया और पटना आने के बाद उसने नोएडा में पावर प्लांट के अंदर जॉब के लिए अप्लाई किया। किस्मत से उसकी वो जॉब लग गई। तो उसने यहाँ सोच लिया था कि वो यहाँ ये जॉब करने के लिए अकेला नहीं जाएगा, अपने परिवार को साथ लेकर जाएगा। 2018 में यहाँ वो अपने परिवार यानी कि शहनाज और अपने दोनों बच्चों को लेकर नोएडा आ गया और यहीं पर एक किराए के घर में रहने लगा। उसकी नौकरी अच्छी चल रही थी और सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन यहाँ जाफरुद्दीन को ये नहीं पता था कि उसकी पत्नी उसके पीछे से अभी भी कमाल के साथ कांटेक्ट में है। कमाल ने उसको यहाँ एक नया फोन और सिम लेकर दिया हुआ था और ये फोन और सिम घर में सिर्फ शहनाज को ही पता था कि वो कहाँ रखती है। इसके अलावा घर में किसी और को नहीं पता था। लेकिन हो सकता है कभी ना कभी उसके दोनों बच्चों में से छोटे वाले ने अपनी माँ को इस तरह से कमाल से बात करते हुए देख लिया हो और उसके दूसरे फोन की भी पहचान कर ली हो, तभी बाद में जाकर उसने पुलिस को भी बताया कि माँ के पास तो यहाँ 2 फोन हैं। जब यहाँ गहनता से पूछताछ की गई तो उनके दोनों बच्चों ने बताया कि उसकी माँ उन पर दबाव डालती थी कमाल उर्फ नन्हे को अब्बू अब्बू कहकर बुलाने के लिए। जी हाँ, सोच कर देखिए ये शहनाज आखिर कर क्या रही थी। बच्चे यहाँ जाफरुद्दीन के थे और उन्हें यहाँ कमाल उर्फ अनन्ने को अब्बू कहने के लिए मजबूर किया जा रहा था। इसके अलावा जब शहनाज से इसके बारे में पूछा गया तो उसने कहा कि मैं तो यहाँ छोटे वाले बच्चे को जाफरुद्दीन का मानती ही नहीं, बल्कि ये तो असल में कमाल उर्फ नन्हे का बच्चा है। खैर अब यहाँ लड़ाइयाँ बढ़ते देख दोनों के बीच में बात तलाक तक पहुंच गई और यहाँ शहनाज जाफरुद्दीन से तलाक मांगने लगी, लेकिन इस तलाक के लिए जाफरुद्दीन तैयार नहीं था। अब यहाँ काफी टाइम हो चुका था नोएडा में रहते हुए अपने परिवार से दूर, तो यहाँ जाफरुद्दीन ने सोचा कि इन 4 सालों के बीच में तो हो सकता है शहनाज का कमाल के साथ संपर्क टूट गया हो और अब वो उसके साथ बातें नहीं करती हो। लेकिन यहाँ जाफरुद्दीन को ये नहीं पता था कि उसकी पत्नी अभी भी कमाल के साथ टच में है। खैर आने वाले इस खतरे से अनजान जाफरुद्दीन ने 3 मई 2022 को आने वाली ईद पटना में ही मनाने की सोची और यहाँ 1 मई 2022 के दिन ही ये सारा परिवार नोएडा से दिल्ली आया और दिल्ली के IGI एयरपोर्ट से उन्होंने पटना के लिए फ्लाइट पकड़ी और सीधा पटना में अपने उसी घर में गए जो कि जाफरुद्दीन ने अपने इस परिवार के लिए बनवा रखा था। लेकिन जैसा जाफरुद्दीन ने सोचा था वैसा कुछ नहीं हुआ। उसको पता ही नहीं था कि वो ये ईद देख ही नहीं पाएगा, क्योंकि यहाँ शहनाज और कमाल ने पहले से ही अपने कुछ और प्लान्स बना रखे थे। जैसे ही यहाँ शहनाज को पता चला कि वो ये ईद पटना में जाकर मनाने वाले हैं तो वो बहुत ज्यादा खुश हो गई। उसने अपने बॉयफ्रेंड कमाल से इसके बारे में डिस्कस किया कि वो ऐसे ऐसे पटना आने वाले हैं और यहाँ कुछ करना होगा, और ये कुछ करने का मतलब था जाफरुद्दीन को अपने रास्ते से हटाना। जी हाँ, इन दोनों ने मिलकर प्लान बनाया कि जैसे हम पटना आएंगे और जाफरुद्दीन की जान लेना ही एकमात्र रास्ता था। तो यहाँ सबसे पहले जैसे ही 1 मई को ये लोग
पटना पहुंचे, घर की साफ सफाई करी और शाम को जब जाफरुद्दीन अपने बड़े बेटे के साथ सामान लेने के लिए बाजार में गया, तभी यहाँ पर शहनाज ने फोन करके कमाल उर्फ नन्हे को अपने घर पर बुला लिया और जस्ट उसे वहीं छुपा दिया घर के अंदर ही। खैर यहाँ शहनाज का प्लान था कि जैसे ही यहाँ जाफरुद्दीन घर में आएगा सामान वगैरह लेकर और रात को खाना वाना खाने के बाद वो सोने जाएंगे, तो वो अपने साथ उसे नहीं सोने देगी, क्योंकि वो उसे किसी बात पर लड़ाई कर लेगी। उसे पता था कि यहाँ अगर वो जाफरुद्दीन के साथ लड़ाई करेगी तो वो उससे नाराज होकर लिविंग रूम में सोने चला जाएगा। और बिल्कुल ऐसा ही हुआ। रात होते ही जब सभी लोग सोने के लिए गए तो यहाँ शहनाज ने अपने पति जाफरुद्दीन के साथ लड़ाई करी और जाफरुद्दीन अनजाने में ही सोने के लिए बाहर लिविंग रूम में आ गया। और रात को मौका देखकर शहनाज ने अपने घर में छुपे हुए कमाल को बुलाया और उसे मर्डर वेपन के रूप में प्रेशर कुकर दिया और कहा कि यही एकमात्र सहारा है जो जाफरुद्दीन को हमारे बीच से हटा सकता है। और यहाँ कमाल ने एक नहीं दो नहीं बल्कि दर्जनों वार किए जाफरुद्दीन के सर के ऊपर और उसका सर वहीं खत्म कर डाला। जाफरुद्दीन की मौत हो चुकी थी और अब यहाँ उनको इस लाश को ठिकाने भी लगाना था, लेकिन उनके पास आगे का कोई प्लान नहीं था। प्लान उनका सिर्फ ये था कि वो जाफरुद्दीन को मार डालेंगे। इसके बाद क्या करेंगे उन्होंने सोचा ही नहीं। बहुत ही सस्ते क्रिमिनल थे ये। इनकी स्क्रिप्ट इतनी कमजोर थी कि कोई भी इसे देखकर 2 घंटों में केस सॉल्व कर सकता था। खैर पुलिस ने टाइम लिया लेकिन सॉल्व हो चुका था। और पुलिस के मुताबिक यहाँ शहनाज और कमाल का प्लान ये था कि वो इस मर्डर को एक चोरी का रूप देंगे और कहेंगे कि रात को 2 चोर आए थे और उनके साथ झड़प हुई जाफरुद्दीन की, और उसी झड़प में जाफरुद्दीन के सर पर उन्होंने वार कर डाला जिससे जाफरुद्दीन की मौत हो गई। ये दोनों यानी कि शहनाज और कमाल ने मिलकर जो स्क्रिप्ट लिखी थी वो बहुत बहुत ज्यादा नकली सी थी। ऑब्वियसली यहाँ पर एक मर्डर हुआ था और मर्डर की तहकीकात गहराई तक जाती है। इनको इस बात का अंदाजा ही नहीं था। इनको लग रहा था कि ये सब कुछ हलवे में निपट जाएगा और जैसा वो बोलेंगे सभी उस बात को मान लेंगे। खैर 27 जून 2022 के दिन यहाँ कमाल उर्फ नन्हे और शहनाज को गिरफ्तार किया गया, उन्हें कोर्ट में पेश किया गया और उनका केस अभी चल रहा है और ये वहीं पटना के ही जेल में बंद हैं। लेकिन इस घटना में किसी का कुछ नहीं गया। एक बेचारा मेहनती इंसान जो कि अपने परिवार को समेट कर रखना चाहता था, अपनी पत्नी को खुश रखना चाहता था, अच्छी नौकरी वो कर रहा था, लेकिन उसकी पत्नी को ये सब कुछ हजम नहीं हुआ। वो चाहती थी कि वो अपने प्रेमी के साथ ही रहे। ये थी आज की कहानी। मैं बस इतना ही कहूंगा, कभी एक हंसते खेलते परिवार को इस तरह से उजाड़ने की कोई प्लानिंग ना करे। बहुत बहुत दुख होता है जब मैं इस तरह की स्टोरीज को कवर करता हूं। खैर ऐसी ही खतरनाक स्टोरीज को छोटे फॉर्मेट में देखने के लिए मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर फॉलो जरूर कर ले। मैं वहां पर रील्स डालता रहता हूं छोटी छोटी स्टोरीज की। मेरी इंस्टाग्राम आईडी ये है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, वहां फॉलो मुझे जरूर कर लें। खैर पिछली वीडियो का शाउट आउट ज्ञानती प्रिया शांत को एंड कमेंट पिक मी टू गेट अ शाउट आउट इन नेक्स्ट वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।